इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले। अभी अभी 10 रॉकेट हमले किए हैं इसराइल पर हिजबुल्लाह ने, और गलीली में हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट गिरे भी हैं। तो हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर अटैक कर रहा है। 3 रॉकेट गिरे भी हैं गलीली में, और 10 रॉकेट से अटैक किया है वहां पर हिजबुल्लाह ने। तो ना हमास का हमला खात्मा हुआ है और ना ही हिजबुल्लाह का अंत। इसराइल के दावे फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि हमास लड़ाके गाजा में आईडीएफ सैनिकों पर गोरिल्ला वार कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 2 फ्रंट से इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब इसराइल बड़े संकट में घिर गया है, क्योंकि ईरान भी हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान समर्थित संगठन फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध लड़ रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह और ज्यादा हमलावर हो गया है। खास तौर से उत्तरी बॉर्डर पर उसने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाकर इसराइल में बड़ी तबाही की तैयारी कर ली है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट आ गया है कि वो एक साथ इतने मोर्चों पर युद्ध कैसे लड़े। अगर अमेरिका युद्ध में नहीं उतरा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के ब्लूप्रिंट से इसराइल दहन कभी भी हो सकता है। बाल्बेक से लेकर बेरूत तक इजराइल पिछले 2 महीने से हमले कर रहा है। तबाही का बारूदी जलजला आया हुआ है। रोज हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है, अभी तक हिजबुल्लाह का खात्मा क्यों नहीं हुआ? क्या हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? क्या इजराइल का प्लान लेबनान फेल हो गया? इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। हिजबुल्लाह का संपूर्ण अंत नहीं हुआ है, इसके सबूत लगातार मिल रहे हैं। उल्टा हिजबुल्लाह ने एक नया फ्रंट भी खोल दिया है। एक तरफ लितानी नदी से लेकर इजराइल बॉर्डर तक हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीरिया में भी नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। अब गोलन हाइट्स पर भी इजरायली पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। खामनेई ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें हिजबुल्लाह की मदद के लिए एक बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह को न सिर्फ हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि इजराइल पर अलग अलग फ्रंट से ईरानी प्रॉक्सी हमले कर रहे हैं। यानी इजराइल को प्रॉक्सी के जाल में उलझाया जा रहा है, जिससे हिजबुल्लाह फिर से लंबे युद्ध के लिए तैयार हो सके। नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद से हिजबुल्लाह के हमले भी बढ़े हैं, और उसका पैटर्न भी। ये उसी तरह के हमले का वीडियो है जो बॉर्डर के एकदम पास से इजराइल पर दागे गए। वीडियो में साफ दिख रहा है, किसी अंडरग्राउंड ठिकाने से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं। इस बीच आईडीएफ ने दावा भी किया है कि उसने उत्तरी बॉर्डर के पास ऐसे ठिकानों को तबाह किया है जिसमें भारी तादाद में हथियार भी बरामद किए हैं। आईडीएफ ने बरामद किए हथियारों का वीडियो भी रिलीज किया है। जबकि उधर हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी करके मोसाद की बेचैनी बढ़ा दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी बॉर्डर के पास इजरायली ठिकानों पर हमले किए, जिसमें सैटेलाइट इमेज भी दिखाई है कैसे और कहां हमले किए गए।
अगर हिजबुल्लाह का दावा ठीक है तो इजराइल बड़े संकट में घिर गया है, क्योंकि इतनी तबाही मचाने के बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसने लितानी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक ठिकाने बना लिए हैं। हिजबुल्लाह ने खुफिया ठिकाने जमीन के नीचे बनाए हैं, सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। बॉर्डर से 0 डिस्टेंस से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। रॉकेट 19 से 30 सेकंड में इजरायली सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। यानी ग्राउंड ऑपरेशन में जिन इलाकों को क्लीन करने का दावा इजराइल ने किया था, वहां अभी भी हिजबुल्लाह लड़ाके हाईटेक हथियारों के साथ मौजूद हैं। तो करीब 1.5 महीने से इजराइल लेबनान में तबाही मचा रहा है। उसने हिजबुल्लाह ठिकानों को खाक करने का दावा किया, लेकिन नए हमलों से साफ है कि हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हुआ है। लातिन नदी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक उसने न सिर्फ नए ठिकाने बना लिए हैं, बल्कि एक सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। उन्हीं ठिकानों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। रडार सिस्टम, मिलिट्री पोस्ट पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि सुरंगों में हथियार छुपा कर रखे जाते हैं। सुरंग एकदम बॉर्डर पर मौजूद ब्लू लाइन के पास खुलती हैं, जहां से रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं और हमले करके लड़ाके सुरंग से भाग जाते हैं। इसी पैटर्न से इजराइल की नींद उड़ी हुई है। यानी अब खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट स्ट्राइक के अलावा इजराइल में घुसकर भी हमले करेंगे और वापस सुरंग में छिप जाएंगे। यह ठीक हमास जैसा पैटर्न है, बल्कि हमास से भी ज्यादा हाईटेक, क्योंकि हिजबुल्लाह ने गाजा में बनी सुरंगों से ज्यादा बड़ी सुरंगें तैयार की हैं, जिसमें ट्रक, मिसाइल लॉन्चर के अलावा एक साथ कई बाइक चल सकती हैं। कुछ वक्त पहले हिजबुल्लाह ने एक ऐसा वीडियो जारी किया था जिसमें अपना सुरंग नेटवर्क दिखाया था। खास बात यह कि इस तरह की सुरंग नेटवर्क बनाने में नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। हमने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। हिजबुल्लाह की इन सुरंगों के लोकेशन के बारे में इजरायली सेना को पता नहीं है। सुरंगों में उत्तर कोरिया के रडार और डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह कितना ताकतवर हो चुका है, उसका सबूत है मलाम मिलिट्री बेस पर हमला। हाइफा में पड़ने वाले मलाम बेस पर हिजबुल्लाह ने प्रिसीजन स्ट्राइक की और उसका वीडियो भी जारी किया। मलाम इजराइल का एडवांस डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है। इस सेंटर में मिसाइल, एविएशन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी डिफेंस रिसर्च होती है। इस पर हमला करके हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके जवाब में इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया। बेका घाटी में बमबारी की गई। इस हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर इमरान अहमद अल मरसाल मारा गया, जो सऊदी अरब का रहने वाला था। बालबेक के अलावा तायरे पर भी हमले किए गए, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज किया। कई जगहों से हथियार और रॉकेट लॉन्चर जब्त किए गए। बालबेक में मिसाइल सिस्टम बरामद हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि हिजबुल्लाह तक ईरान से मिसाइलों की खेप पहुंच रही है। इसलिए वो हाइफा पोर्ट और दूसरे सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले बढ़ रहे हैं, जिससे इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में मुश्किल हो रही है। घाटियों का इलाका होने से काफी मुश्किल हो रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दोबारा टनल नेटवर्क तैयार करके आईडीएफ की 2 से 3 महीने की मेहनत बेकार कर दी। अब इजरायली सैनिकों का मनोबल टूट सकता है, वो थक गए हैं। हो सकता है इजरायल के सेना प्रमुख ग्राउंड ऑपरेशन रोकने का आदेश दे दें। इस बीच खबर यह भी है कि नेतन्याहू के करीबी नेता ने बीते हफ्ते मॉस्को का दौरा किया था और लेबनान सीज फायर पर बातचीत कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह के गलीली पर रॉकेट हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों में 3 इजरायली घायल हुए हैं। तो गलीली पर रॉकेट हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, जो कि इजराइल में पड़ता है। हिजबुल्लाह के हमलों में 3 इजरायली नागरिक घायल हुए।
इधर हिजबुल्लाह बेंजामिन की टेंशन बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान से ऐसी खबरें सामने आई हैं जो इजराइल में आने वाले विध्वंस का संकेत मानी जा रही हैं। दरअसल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान न सिर्फ इजराइल पर हमले की तैयारी में है, बल्कि परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के बेहद करीब है। माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु टेस्ट कर सकता है, जिसके सफल होते ही वो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देगा। एक अक्टूबर की तस्वीरें अब तक इजरायली बाशिंदे भूले नहीं। ना उस रात की तबाही के निशान इजराइल मिटा सका, लेकिन अब ईरान इससे भी बड़ा जख्म इजराइल को देने के लिए तैयार है। खामनेई ने इजराइल से आखिरी इंतकाम की तैयारी कर ली है। कभी भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो सकता है, जो इजराइल में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेन होगा। दावा है कि ईरान ने इजराइल पर हमले की रणनीतिक तैयारी पूरी कर ली है। वो जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे इजराइल में कोहराम मचा सकता है। लेकिन सवाल है कि ईरान को किस चीज का इंतजार है? आखिर वो कब इजराइल पर हमले करेगा? इस सवाल का जवाब ईरान से आ रही ब्रेकिंग न्यूज में छिपा है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, ईरान में परमाणु टेस्ट की मांग उठी। ईरान से आ रही ये खबरें इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के करीब है। और किसी भी वक्त वो सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने परमाणु टेस्ट कर सकता है। यही वजह है कि ईरानी सांसद अहमद नादेरी ने जल्द से जल्द परमाणु टेस्ट की मांग की है। साथ ही उन्होंने ईरान के आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट की बात भी स्वीकारी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, उनका दावा है कि ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल लॉन्च की। ये कोई नई बात नहीं है। हम लंबे वक्त से मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। अब जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करें और इसकी आधिकारिक घोषणा करें। दरअसल ईरान को यकीन है कि अगर उसने इस बार इजराइल पर हमला किया तो यकीनन अमेरिका उस पर सीधा वार करेगा। अमेरिकी खतरे को देखते हुए ईरान अब पहले परमाणु शक्ति हासिल करना चाहता है, ताकि अमेरिका को हद में रखा जा सके। लेकिन सवाल है कि ईरान को इस बात का यकीन क्यों है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा। दरअसल इसकी वजह है इजराइल में मौजूद वो टारगेट जिसे IRGC ने टहलाने के लिए चिन्हित किया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे चरण में ईरान के टॉप 5 टारगेट कौन से हैं। ईरान का सबसे पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है, जो इजराइल के सबसे VVIP शहर सीरेरिया में मौजूद है। ईरान का दूसरा टारगेट यरूशलेम में मौजूद इजरायली प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू यहां नहीं रहते, लेकिन ईरान इसे दहलाकर इजराइल को सबसे बड़े जख्म देना चाहेगा। ईरान का तीसरा टारगेट भी यरूशलेम में ही मौजूद है। उसके टारगेट पर यहां मौजूद इजरायली संसद भी है। माना जा रहा है कि यहां ईरान मिसाइलों की बौछार कर सकता है।
ईरान का चौथा टारगेट तेल नोव एयर बेस है, जो इजराइल के रेहोवोत शहर में मौजूद है। ये इजराइल का सबसे पुराना और रणनीतिक एयरबेस है। यहाँ कई F-35 फाइटर जेट्स तैनात हैं। ईरान का पांचवा और बेहद अहम टारगेट डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। यह रिसर्च सेंटर नेगोव रेगिस्तान में बेहद खुफिया तरह से बनाया गया है। ईरान इसे तबाह कर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप करने की कोशिश करेगा। साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने वाला है और इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ईरान ने बेहद खास तैयारी की। 5 नवंबर को ईरान ने हुदहुद और कोसार मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब इन्होंने अंतरिक्ष से सिग्नल भेजने शुरू कर दिए हैं। ये टारगेट बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट IRGC का देंगे। दरअसल ईरान अब इजराइल से फुल एंड फाइनल वॉर के मूड में है। ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए खामनेई इजरायली आवाम को यह पैगाम देना चाहते हैं कि इजराइल उसके प्रॉक्सी से तो लड़ सकता है, लेकिन ईरान के सामने टिक पाना असंभव है। इसे लेकर IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली फाजली ने अपने एक बयान में कहा है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 सफल रहे। ट्रू प्रॉमिस 2 में हमने अपने टारगेट 12 मिनट में बदले। हमने दुश्मन के 6 बड़े ठिकाने तबाह कर दिए, लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा चरण और विध्वंसक होगा। यह दुश्मन को कुचल कर रख देगा। ईरान से आ रहे बयान और विध्वंसक संकेत हमले की प्रबल आशंका को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में कई देशों ने अभी से एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। कई एयरलाइंस ने इजराइल की फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। इटली और फ्रांस की एयरलाइंस ने नवंबर तक उड़ानें रद्द कर दी है। जर्मनी पहले ही तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर चुका है। हालांकि ईरान इजराइल की ताकत और मंसूबों से वाकिफ है। वो जानता है कि इजराइल पलटवार जरूर करेगा। ऐसे में उसने अपने डिफेंस की भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अपने लेटेस्ट बशीर रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसे ईरान के अहम ठिकानों के पास तैनात किया गया है। यह रडार क्रूज मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और ड्रोन डिटेक्ट करने में सक्षम है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने इराक से भी चर्चा शुरू कर दी है ताकि पलटवार के लिए इजराइल ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सके। दरअसल ईरानी जनरल माजिद घोलीपोर इराक पहुंच गए, जहां उन्होंने इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अराजी से मुलाकात की। दोनों के बीच इजराइल को लेकर खास चर्चा हुई। साथ ही IDF को इराकी एयर स्पेस में घुसने से रोकने पर बात हुई। ईरान न सिर्फ इजराइल को दहलाने का मंसूबा पाले बैठा है, बल्कि इसके निशाने पर अमेरिका भी है और उसके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है और परमाणु शक्ति की तरफ बढ़ते ईरान में अब ट्रंप को खत्म करने की धमकी खुलेआम दी जाने लगी। इधर ईरान इजराइल को दहलाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। इजराइल F-15 की एक नई स्क्वाड्रन तैयार कर रहा है। उसने अमेरिका से 25 F-15 फाइटर जेट खरीदे। इसके अलावा F-35 और F-16 फाइटर जेट को हमले के लिए तैयार रखा है। इसके साथ ही डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं।
साफ है। 1 साल पहले गाजा से उठी चिंगारी अब ईरान इजराइल युद्ध में बदल चुकी है और ईरान का तीसरा हमला अरब को एक अनंत युद्ध की तरफ लेकर जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। और लेबनान में आरडीएफ की हवाई बमबारी, बैरूत के करीब अलमत शहर पर यह हमला हुआ है। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के लिए हरी झंडी दे दी गई। 9-10 नवंबर को यूक्रेन ने रूस की राजधानी पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। मॉस्को पर कई महीने बाद यूक्रेन ने ड्रोन की बरसात की है। इसके साथ ही रूसी हथियार सप्लाई लाइन पर भी लॉन्ग रेंज हमले किए गए। माना जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन की हालत कमजोर हो जाएगी, लेकिन संकेत ऐसे हैं कि ट्रंप ने भी युद्ध को रूसी जमीन पर ट्रांसफर करने का प्लान एक्टिवेट करने का मन बना लिया है। देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस पर हमले किए, कौन से हथियार रूट को टारगेट बनाया और आने वाले दिनों में कैसे युद्ध रूस की जमीन पर शिफ्ट हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की जीत से पहले ही कहा था कि अगर ट्रंप युद्ध विराम का प्लान तैयार कर चुके हैं तो यूक्रेन के साथ साझा करना बेहतर होगा। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन का जो रुख नजर आ रहा है उससे यह नहीं लगता कि रूस यूक्रेन का युद्ध विराम जल्दी होने वाला है। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जारी जंग को रूस में शिफ्ट करने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है और ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। 9 से 10 नवंबर को यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस की राजधानी पर ड्रोन हमले किए। मॉस्को पर 1 सितंबर से यूक्रेन ने कोई हमला नहीं किया था। यूक्रेन ने 9 और 10 नवंबर को मॉस्को पर स्वार्म ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन ने कहा है कि ये ओडेसा पर रूसी मिसाइल हमलों का बदला है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूसी मिसाइलों ने ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने से रूसी गांवों में नुकसान की खबरें हैं। मॉस्को से 20 किलोमीटर दूर स्तानोवोय गांव में ड्रोन का मलबा गिरा। इससे 2 घरों में आग लग गई। एक रूसी महिला इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के 34 ड्रोन मॉस्को के बाहरी इलाकों में इंटरसेप्ट किए गए हैं। ड्रोन हमले की वजह से मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने वाली उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। कई घंटे बाद मॉस्को एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बहाल हुआ। ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को के साथ साथ ब्रियांस्क शहर पर भी कई ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन हमलों में ब्रियांस्क में बड़े नुकसान की रिपोर्ट है। नवंबर के महीने में यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इन हमलों में खास बात यह है कि यूक्रेन ने रूस वेपन सप्लायर रूट को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूस के कैपियस पोर्ट पर भी हमले किए हैं। रूस की यह पोर्ट सिटी यूक्रेन से 1600 किलोमीटर दूर दागिस्तान प्रांत में है। 6 नवंबर को भी यूक्रेन ने कैपियस पर 2 ड्रोन हमले किए थे। कैस्पियन सागर के करीब किए गए इन हमलों को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR ने डिजाइन किया। GUR प्रमुख किरोलो बुदानोव को रिपोर्ट मिली थी कि इसी पोर्ट सिटी से हथियार मॉस्को भेजे जा रहे हैं। रूस की इस पोर्ट सिटी का कनेक्शन ईरान के साथ है और यहां से होते हुए ही हथियार मॉस्को तक पहुंचते हैं।
तो ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन की सप्लाई करता है। तेहरान से 120 किलोमीटर दूर तेहरान की पोर्ट सिटी बंदर अंजाली है। यहां से ईरान कार्गो शिप में हथियार लोड करके कैस्पियन सागर रूट से रूस तक भेजता है। ये कार्गो शिप कैस्पियन सागर से होते हुए रूस की पोर्ट सिटी कैस्पियक तक पहुंचते हैं। ये रूस का दागिस्तान प्रांत में है। इसके बाद पोर्ट सिटी से हथियारों को ट्रकों पर लोड किया जाता है। ट्रकों पर लोड होने के बाद हथियार मॉस्को पहुंचते हैं और यहां से उनको अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड से फ्रंट लाइन तक भेजा जाता है। यूक्रेन की रणनीति है कि तेजी के साथ जंग को रूसी जमीन पर शिफ्ट किया जाए ताकि युद्ध विराम वार्ता में यूक्रेन को रूस पर दबाव बनाने की ताकत मिल सके। इसी मकसद से यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करके 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाया और अब इसी मकसद से रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जा रहे हैं। रूस पर हमले बढ़ाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी दी जा रही है। अमेरिका से यूक्रेन को पेट्रियट और नैसैम्स सिस्टम की 500 मिसाइलें भेजी गई हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से 100 मिसाइलें बना ली हैं, जिनसे आने वाले दिनों में रूस पर हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस से यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइलों का नया जखीरा भेजा जा रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूसी सेना की रफ्तार पर ब्रेक लगाए जाए और इसीलिए बड़े हमलों की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर के महीने में रूस ने 430 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया है। 9 नवंबर को रूस ने डोनेस्क क्षेत्र में वोल्चेंका कस्बे पर कब्जा कर लिया। फ्रंट लाइन पर रूस ने बड़े हमले करके एक दिन में 640 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इसमें यूक्रेन के कई सैन्य वाहन और आर्टिलरी तबाह हुए हैं। यूक्रेन के एक सैन्य बेस को भी MLRS हमलों में तबाह कर दिया गया। ये रूस के उसी हमले की तस्वीरें हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रैडली सैन्य वाहन पर लगातार 3 हमले किए और वाहन जलकर खाक हो गए। रूस के हमलों में यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। रूस की रफ्तार रोकने के लिए ही रूसी जमीन पर बड़े हमले शुरू कर दिए गए। रूस भी यूक्रेन और ट्रंप की इस रणनीति को समझ रहा है और इसीलिए रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री चेरनिशेंको क्यूबा की राजधानी हवाना पहुंचे। दिमित्री चेरनिशेंको ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल से मुलाकात की। हालांकि यात्रा का मकसद व्यापारिक बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि अगर बाइडेन या 20 जनवरी के बाद ट्रंप प्रशासन ने रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दी तो रूस क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर सकता है। 20 जनवरी के बाद ही ट्रंप का असली प्लान सार्वजनिक होगा। अगर रूस की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो ठीक, वरना अमेरिका रूस की आर पार की जंग की आशंका और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इराक से इजराइल पर ड्रोन हमला, एक बड़ी खबर आ रही है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ली जिम्मेदारी। सराया अवलिया अल दम विंग ने हमला किया।
तो इसराइल और हमास की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसराइल ने गाजा पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की। हेलीकॉप्टर से इसराइल ने गाजा पर मिसाइलें दागी। गाजा में नए हमलों के बाद सीज फायर की संभावना खत्म होती दिख रही है। इस बीच गाजा पर अकाल का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में गाजा में कई हफ्तों बाद राहत सहायता पहुंचाने का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ इसराइल को युद्ध के मोर्चे के साथ ही घरेलू मोर्चे पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या बेंजामिन सरकार के सामने कोई निर्णायक फैसला लेने का वक्त आ गया है? देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। الآن استهداف مستشفى شهداء الأقصى. गाजा में बारूद थम नहीं रहे। गाजा में इजराइल के हेलीकॉप्टर लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा में एक बार फिर इजरायली मिसाइलों ने कहर बरपाया। गाजा में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जहां उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। गाजा में सीज फायर की संभावना भी खत्म होती जा रही है। ऐसे में गाजा में बारूदी वर्षा कब रुकेगी, इस बारे में अब कोई अटकलें नहीं लगाई जा सकती। गाजा में पिछले 24 घंटों में 3 अलग अलग जगहों पर इजराइल ने हमले किए। इजराइल ने गाजा में शरणार्थियों के शिविर पर हमले किए। الآن استهداف مستشفى شهداء الأقصى. रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के अल अक्सा अस्पताल में शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया। यह हमले इजरायली हेलीकॉप्टर से किए गए, जहां इजरायली हेलीकॉप्टर ने मिसाइलें दागी। मार्च के बाद से अल अक्सा अस्पताल परिसर में यह इजराइल का 8वां हमला माना जा रहा है। फिलिस्तीन के चिकित्सा विभाग के मुताबिक गाजा में नए इजरायली हमलों में कुछ महिलाओं और बच्चों की भी मौत हो गई। इजराइल के हमलों में एक और पत्रकार की मौत हो गई। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि गाजा के पूर्वी तुफा इलाके में शरणार्थी कैंप बन चुके एक स्कूल पर भी हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। गाजा सूचना विभाग के अनुसार गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायली हमलों में अब तक 53,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या लापता है। इनमें 29,000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने भुखमरी से जूझ रहे उत्तरी गाजा में कई हफ्तों में पहली बार मानवीय सहायता पहुंचाए जाने की घोषणा की। 40 दिन से गाजा में शरणार्थियों को राहत सामग्री नहीं पहुंची थी। इजरायली प्रशासन ने दावा किया कि राहत सामग्री से भरे ट्रक उत्तरी गाजा में पहुंचाए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भोजन, पानी और चिकित्सा उपकरणों को लेकर 11 राहत ट्रक पहुंचे। इजराइल ने पिछले महीने गाजा में नया सैन्य अभियान शुरू किया था। उसके बाद से गाजा में बरसते बारूद के बीच यह पहली बार है जब गाजा में कोई सहायता पहुंची है। इस बीच गाजा में सीज फायर की कोशिशों में जुटे कतर ने पहले कहा कि वो मध्यस्थता नहीं करेगा, लेकिन बाद में कतर ने मध्यस्थता निलंबित करने की खबरों को खारिज कर दिया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि गाजा को लेकर मध्यस्थता तभी की जाएगी जब दोनों पक्ष सीज फायर के लिए गंभीर होंगे। जाहिर है बिना सीज फायर के बंधकों की रिहाई मुश्किल है। कतर लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर मध्यस्थता कर रहा था। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कतर ने हमास को अपना राजनयिक कार्यालय भी बंद करने के लिए कह दिया है और हमास के नेताओं को भी कतर छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कतर के हमास के साथ अच्छे संबंध हैं। हमास के कई लीडर दोहा में शरण लेकर रह रहे थे। अमेरिका को भी उम्मीद थी कि कतर के जरिए गाजा में शांति लाई जा सकती है।
अमेरिका ये मान चुका था कि कतर के जरिए गाजा में युद्ध विराम कराया जा सकता है। आपको बता दें कि हमास की कैद में अब भी 101 इजरायली बंधक हैं। दूसरी ओर युद्ध विराम की संभावनाएं कम होते जाने से गाजा में जंग भड़कती जा रही है, जहां इजराइल गाजा में फिर से बारूद बरसा रहा है। वहीं हमास ने भी इजरायली ग्राउंड फोर्स पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट दाग रहा है, तो वहीं हमास के तेवर भी आक्रामक हो गए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक तेज कर दी। अस्पतालों में चल रहे शरणार्थी शिविरों के अलावा स्कूलों में बने कैंप को भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके स्कूलों और अस्पतालों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को अपनी ढाल बनाए हुए हैं। ऐसे में गाजा में बीते 48 घंटे में 2 स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। जबालिया में इजराइल ने हमास के 3 ठिकानों पर बमबारी की। वहीं राफा में 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के साथ ही इजराइल को अपने घर के अंदर भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में विरोध प्रदर्शन की आग भड़कती जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ बंधकों के परिवार और उनके समर्थक एकजुट हो रहे हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तेल अवीव में सड़कों पर हजारों लोगों ने उतरकर बेंजामिन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के इस्तीफे और बंधकों की जल्द से जल्द वापसी की मांग कर रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि बंधकों की रिहाई को लेकर करीब 60% इजरायली लोगों का भरोसा बेंजामिन सरकार से उठ गया है। अब सवाल है कि एक तरफ अंदरूनी मोर्चे पर विरोध प्रदर्शन का सामना कर रहे नेतन्याहू क्या हमास और हिजबुल्लाह के साथ शांति समझौते के लिए कदम बढ़ाएंगे या इजराइल के हमले पहले से भी भीषण होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ही यूरोपीय देशों से अमेरिका का टकराव दिखने लगा है। इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर यूरोपीय यूनियन के कई देश उसे रेगुलेट करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में मस्क के बचाव में ट्रंप की टीम उतर आई है। धमकी दी गई है अगर ऐसा हुआ तो नेटो की मदद रोक दी जाएगी। जबकि इसके अलावा किम और पुतिन से ट्रंप की केमिस्ट्री को लेकर यूरोपीय यूनियन में पहले ही खलबली मची है। यानी इसका अंदेशा बढ़ गया है कि मस्क को लेकर शुरू हुई तनातनी यूरोप के समीकरण बदल सकती है। ट्रंप की सत्ता में वापसी से सबसे ज्यादा खलबली यूरोप में मची हुई है। एक तरफ ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं कि कहीं हथियारों की सप्लाई ना रुक जाए, दूसरी तरफ नाटो भी बेचैन है। अब यूक्रेन को लेकर ट्रंप की पॉलिसी क्या रहेगी? सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन और किम को लेकर भी ट्रंप का क्या रुख रहेगा, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासन में उनकी किम से अच्छी केमिस्ट्री रही थी और उस वक्त तक रूस यूक्रेन में युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। यूरोपीय देशों को यह समझ आ चुका है कि बाइडेन से अलग नीति ट्रंप की रहेगी। माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार पर एलन मस्क का प्रभाव काफी रहेगा, क्योंकि मस्क ने ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में काफी पैसा खर्च किया है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल ट्रंप की चुनावी कैंपेन में किया। वहीं से अमेरिका में ट्रंप की जीत के लिए एजेंडा चलाया, जिसमें गलत तथ्यों का सहारा लिया। अब इसको लेकर जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक ने एक्स और टिकटॉक को रेगुलेट करने के लिए कहा है। जर्मनी के वाइस चांसलर के बयान से बवाल मच गया है। बयान एक्स और मस्क को लेकर दिया है, लेकिन अमेरिका इसे अपने खिलाफ मान रहा है। इसलिए अमेरिका के नवनिर्वाचित वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि अगर एक्स पर एक्शन लिया गया तो नाटो की मदद अमेरिका रोक सकता है। वेंस के बयान से साफ है, एक्स को लेकर यूरोपीय देश और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार कभी भी एलन मस्क की अनदेखी नहीं कर सकती। वैसे भी अमेरिका इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बता रहा है। जाहिर है, इस टकराव का असर अमेरिका और नाटो देशों के संबंधों पर पड़ सकता है। एक दिन पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ट्रंप की वापसी को लेकर कमेंट किया था, जिसमें यूरोपीय लोगों को नए सिरे से सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए कहा था। जर्मनी, फ्रांस परोक्ष तरीके से ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं, जबकि अभी ट्रंप ने शपथ भी नहीं ली है। उनकी कूटनीति कैसी होगी, इसकी तस्वीर भी साफ नहीं हुई है। लेकिन नाटो में घबराहट बढ़ती ही जा रही है, न सिर्फ यूक्रेन की मदद को लेकर बल्कि नॉर्थ कोरिया को लेकर भी। नाटो चीफ इस बारे में ट्रंप से बात भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा है, नॉर्थ कोरिया न सिर्फ साउथ कोरिया के लिए खतरा है, बल्कि उसका रूस से गठबंधन यूरोप में भी संकट पैदा कर सकता है। इस बारे में ट्रंप के साथ बातचीत में मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। यानी किम और पुतिन को लेकर नाटो को आशंका है कि ट्रंप का रुख बाइडेन की तरह नहीं रहेगा। यानी ट्रंप के आने से दुनिया में समीकरण बदल सकते हैं, यानी नाटो को भी अपनी नीतियां बदलनी पड़ सकती है। इसको लेकर नाटो देशों में हड़कंप है और एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की बात कहना इसी घबराहट का नतीजा है। लेकिन अमेरिका के पलटवार से साफ है कि ट्रंप नाटो से टकराव को भी तैयार है। ना वो मस्क के खिलाफ जाएंगे, बल्कि किम और पुतिन से भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और 7 स्विंग स्टेट्स में जीत दर्ज करके डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, लेकिन ट्रंप की इस प्रचंड जीत से अमेरिका में मौजूद अवैध प्रवासी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि ट्रंप के आने से उनका अमेरिका से निकाला जाना तय। ऐसे में न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरी इस भीड़ में ज्यादा अवैध प्रवासी थे, जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। लेकिन ट्रंप के सत्ता में वापस लौटने के बाद इन्हें डर है अमेरिका से निकाले जाने का, जिसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सभी 7 स्विंग स्टेट जीत लिए हैं। उनके इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा 312 पहुंच चुका है। ट्रंप की इस जीत की बड़ी वजह उनका एंटी अवैध प्रवासी एजेंडा माना जा रहा है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों की समस्या खत्म करने की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन उनके एजेंडे का असर अभी से दिखने लगा है। यह अमेरिका के एक एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां सैकड़ों अवैध प्रवासी को वापस उनके घर डिपोर्ट कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने अवैध अप्रवासियों के लिए प्रीपेड डेबिट कार्ड योजना बंद कर दी। इसके तहत हर हफ्ते अप्रवासियों को $350 तक के मूल्य वाले कार्ड दिए जाते थे, जिससे वो खाना और बच्चों की जरूरतों का सामान ले सकते थे। इस योजना के बंद होने को डोनाल्ड ट्रंप की जीत से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अपना पदभार संभालने वाले हैं, लेकिन उनका 100 दिन का एजेंडा स्पष्ट है, जिसमें अवैध प्रवासी का निष्कासन और उसकी एंट्री पर बैन टॉप पर है। ऐसे में यह एक्शन ट्रंप की नीतियों को देखते हुए ही माना जा रहा है। इधर अमेरिका की नजरें 13 नवंबर पर भी टिकी। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में जो बाइडेन से औपचारिक मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद जीतने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार की मौजूदा राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात होती है। लेकिन 2020 में चुनाव हारने के बाद ट्रंप ने बाइडेन से मुलाकात नहीं की थी। ऐसे में 13 नवंबर को होने वाली मुलाकात बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
उधर चीन ने आसमान में हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाकर खलबली मचा दी। चीन ने एयर शो में अपनी ड्रोन पावर से लेकर अपने फाइटर जेट की ताकत दिखाई। चीन ने इस एयर शो में अपने उन फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट की पावर भी दिखाई जिनके बारे में अभी तक दुनिया सिर्फ सुनती रही है। वहीं तुर्की ने भी अपने नए अत्याधुनिक वेपन सिस्टम को दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस पावर शो के पीछे आखिर क्या है दोनों देशों का असली इरादा, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। आसमान में ये ताकत दिखाकर चीन आखिर दुनिया को क्या बताना चाहता है? चीन अपने इन हथियारों का प्रदर्शन करके आखिर क्या साबित करना चाहता है? अब आपको एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। चीन के एयर शो के साथ ही तुर्की ने भी अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। चीन के अलावा तुर्की ने नए वेपन सिस्टम तैयार किए हैं। जिनपिंग और एर्दोआन की सेना अपने इन्हीं हथियारों का शक्ति प्रदर्शन कर रही है। झुआई एयर शो में चीन ने अपनी ताकत दिखाई। एयर शो में चीन अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीक को दुनिया को दिखा रहा है। एयर शो में चीन ने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट और J-15T एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर जेट से हैरत अंगेज उड़ान भरी। एयर शो में चीन ने पहली बार J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की ताकत भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई। J-20 के बाद चीन के दूसरे स्टेल्थ फाइटर के रूप में J-35A को बेहद शक्तिशाली लड़ाकू विमान माना जाता है। चीन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यह लड़ाकू विमान एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। माना जाता है कि यह लड़ाकू विमान चीन की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। आसमान में इन हथियारों के प्रदर्शन से चीन अपनी हवाई ताकत दिखाकर पहले भी दुनिया को दहलाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस एयर शो में चीन ने एक साथ कई अत्याधुनिक हथियारों का दम दिखाया और अपने सैन्य उपकरणों की ताकत दिखाई। उधर तुर्की भी अपने वेपन सिस्टम दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का इजहार कराना चाहता है। हाल ही में तुर्की ने अपने वेपन सिस्टम का प्रदर्शन किया। तुर्की ने PUSU वेपन सिस्टम तैयार किया है। रॉकेटसान तुर्की की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों में से एक है। उसने इस वेपन सिस्टम को बनाया है। ये एक लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा तुर्की ने अपने कई हथियारों का भी प्रदर्शन किया। तुर्की ने अपनी सैन्य प्रदर्शनी में LG-155 लेजर गाइडेड आर्टिलरी एम्यूनिशन के साथ ही LOMTAS लेजर गाइडेड एंटी टैंक सिस्टम भी लॉन्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।